जब किसी देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है ना, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेजेस है। सबसे पहली चीज, उस देश में अब बाहर दूसरी कंट्री सामान कंपैरेटिवली सस्ता है बिकॉज इस देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, तो इंपोर्ट्स उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, लोग अमीर हो जाते हैं उस देश के, बिकॉज जिस देश में लोगों ने सेविंग्स रखी है इतनी करेंसी में, अपनी करेंसी में, उस करेंसी की वैल्यू बढ़ गई तो उनकी सेविंग्स की वैल्यू बढ़ गई। और जब एक देश की करेंसी ऊपर जाती है सर, इट इज अ थिंग दैट आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखती है। ये होता है ग्लोबली, ये बात बैठती है कि भाई इस देश में तो बस आप इस देश की करेंसी लेके सेविंग्स अकाउंट में छोड़ दो ना, तभी भी एज ए इन्वेस्टर यू विल अर्न मनी बिकॉज वो देश इतना स्ट्रांग हो जाता है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, क्या होगा अगर किसी देश की करेंसी नीचे गिर जाए? सर खराब नहीं है, इसके बहुत तगड़े एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली चीज, अगर किसी देश की करेंसी नीचे गिरती है तो होगा क्या? एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं बिकॉज दूसरे देशों के लिए आसान है इंडिया से, अगर इंडिया की करेंसी गिर गई है, एक्सपोर्ट्स करना। दूसरी चीज, इंडिया में इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे बिकॉज बाहर महंगा मिल रहा है, तो इससे होगा क्या? जो गवर्नमेंट का टारगेट है ऑफ मेक इन इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज चले, उसका फायदा हो जाएगा। तो आप खुद सोचो, करेंसी गिराने से एक्सपोर्ट्स भी बेटर हो रहे हैं, मेक इन इंडिया का जो टारगेट है वो भी बेटर है, गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं। लॉजिकली बात सेंस बनती है, बट क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है? कौन से सेक्टर्स को फर्क पड़ता है करेंसी गिरने से? करेंसी गिरती चढ़ती है तो आरबीआई क्या करता है? मेन चीज, दुनिया भर में पास्ट ऐसे कौन सी देशों की करेंसी गिरी है? क्या इंडिया किससे क्लोज है? अभी क्या हो रहा है? बाद में क्या होगा? करेंसी लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगी या और नीचे आएगी? हर एक चीज सर, ये वीडियो इज गोइंग टू बी अनदर अल्टीमेट एक्सप्लेनर फॉर यू। करेंसी के टॉपिक में ना आपको कोई इशू की बात ही नहीं है, और अगर आप ये वीडियो बहुत टाइम बाद भी कभी देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा करेंसी बढ़ने से चढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, किसको फर्क पड़ता है, हर एक चीज। तो शुरू कर रहे हैं सर। अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस टाइम पे 88-89 रुपीज इज इक्वल टू $1, जो रुपी का अभी तक ऑल टाइम लो पे बैठा हुआ है। आप ये ग्राफ देखें, ये ग्राफ में आपको दिखाई गई कहाँ टैक्सेस ऐड हुए थे, कहाँ हटे थे, इसका बेसिकली क्या इफेक्ट आया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप देखेंगे 2025 में अगर मैं साउथ ईस्ट एशिया की करेंसीज कंपेयर करूंगा तो रुपी बहुत ज़्यादा गिरा है। मतलब रुपी हमारा आइडिया जितना गिरा है, जो इंडोनेशियन करेंसी है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, द इंडियन इकोनॉमी इज फार अहेड ऑफ द इंडोनेशियन इकोनॉमी, तो इंडियन करेंसी हैज नॉट बी परफॉर्मिंग वेल एट ऑल। अब इसको एनालाइज करने के पहले ना एक बार हिस्ट्री लेसन देख लेते हैं कि हिस्ट्री में ऐसे क्या क्या केसेस हुए हैं दूसरी कंट्रीज की करेंसीज के साथ, एंड डू दे अप्लाई टू इंडिया। तो पहली कंट्रीज का एग्जाम्पल लेंगे, वो है टर्की। अब टर्की करेंसी है लीरा। अब सर 2018 में इनकी करेंसी की वैल्यू गिरने लगी। अब करेंसी वैल्यू गिरने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? इन्फ्लेशन। बिकॉज अब जिन सिटीजन्स ने वो करेंसी रखी हुई एज अ सेविंग्स, और एक टाइम पे करेंसी की वैल्यू बहुत थी, मगर जब करेंसी की वैल्यू ही नीचे गिर गई तो वो सेविंग्स की कुछ ज्यादा वैल्यू बची ही नहीं। सर टर्की में इतनी खराब हालत थी, 2022 में इन्फ्लेशन वाज अबव 80%। आप एक बार इमेजिन करके सोचो, इन्फ्लेशन अबव 80%। एंड व्हाई दिस गॉट इवन वर्स? बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंट अर्दोगन। उन्होंने कभी इंटरेस्ट रेट को ही बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ते तो स्टॉक मार्केट नीचे आते, कंपनीज का फायदा कम होता। बट उन्होंने ये कभी इसको कंसिडर भी नहीं किया कि सर अगर इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाओगे तो डिमांड सप्लाई के जोन में डिमांड कम हो जाती है, तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। ही डिड नॉट डू इट। तो अब टर्की करेंसी का एग्जांपल देखोगे, कैन यू कंपेयर टू इंडिया? आई वुड से नो, बिकॉज टर्की में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, टर्की में पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस है, जबकि इंडिया में ऐसा केस नहीं है। इंडिया में वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ अ जुडिशरी, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ अ सेंट्रल बैंक, तो ये इंडिया पे अप्लाई नहीं करता। सेकंड केस आता है जापान की करेंसी येन का, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब बैंक ऑफ जापान ने, जो उनका सेंट्रल बैंक जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को नेगेटिव रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि आप एफडी में पैसे डालोगे जापान में, आपके पैसे कटते हैं, बट अगर आप होम लोन लोगे तो आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं बिकॉज देयर आर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स। नाउ हाउ डज दिस वर्क कि जापान की जो करेंसी येन है ना सर, वो पूरी इन्वेस्टर्स के लिए बोरिंग फंड बन गया है कि येन पे पैसा उठाओ एंड हाई यील्डिंग एसेट्स में डालो, एंड दिस इज समथिंग चलता है। बट डॉलर की प्राइस करेक्शन से, डॉलर के ऊपर नीचे गिरने से इन पे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरी चीज जो इसका जापान का बहुत डार्क ब्रांड सहना पड़ता है कि जापान में ना एनर्जी क्राइसिस बहुत है, वो खुद एनर्जी नहीं बना पाते, उनको सारी एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती है, और ये उनको बहुत महंगा पड़ जाता है बिकॉज येन की ज्यादा वैल्यू है ही नहीं। अब क्या आप इसको भी इंडिया से कंपेयर कर पाओगे? नहीं, बिकॉज
ये एक जापान की पॉलिसी है जिसके स्ट्रॉन्ग एडवांटेजेस भी हैं बट स्ट्रॉन्ग डिसएडवांटेजेस भी हैं। इंडिया में ऐसी पॉलिसी है ही नहीं। फिर थर्ड आ जाएगा अपना चाइना की करेंसी है युआन। अब वाई चाइना का केस इज वेरी डिफरेंट आई थिंक टू द एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज वहां पे जो चाइना का सेंट्रल बैंक है विच इज द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, वहां पे दे कंट्रोल द करेंसी रेट। इंडिया में क्या है, करेंसी फ्री फ्लोट है, इट कैन गो एट एनी प्राइस, राइट। वहां पे चाइना बताती है ये युआन का रेट है, ये प्राइस बैंड में है, ये रेट है, एंड डिलिबरेटली कभी इस रेट को बढ़ा देते हैं, डिलिबरेटली कभी इस रेट को कम कर देते हैं। तो क्या इसको भी हम इंडिया से कंपेयर कर पाएंगे? नहीं। तो ओवरऑल समराइज करूं ना, टर्की में है क्राइसिस, जापान में उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी है, एंड चाइना में दे आर स्ट्रेटेजिक। और इंडिया में क्या है सर, वी आर अ मिक्स ऑफ ग्लोबल डॉलर स्ट्रेंथ, जितनी डॉलर स्ट्रेंथ ऊपर नीचे आती है हमें उससे फर्क पड़ता है, एंड आर स्ट्रक्चरल इश्यूज। सो इंडिया पे जो प्राइस और करेंसी ऊपर नीचे आती है ना, वो इसके कॉम्बिनेशन होते हैं। तो बहुत बार आप ये भी लेस करोगे कि इंडिया ने तो खराब परफॉर्म नहीं किया है बट डॉलर बहुत अच्छा कर गया, इसलिए रुपी डिप्रिशिएट कर गया इन टर्म्स ऑफ डॉलर, और इसलिए इंडिया का केस बहुत ज्यादा यूनिक है। बट सेइंग दिस, इंडिया के पास ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेजेस भी है। सबसे पहली चीज, हमारे लार्ज आईटी सेक्टर इतना मैसिवली एक्सपोर्ट करता है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व अच्छा हो जाता है। प्लस इंडिया के पास एवरी ईयर $100 बिलियन के रेमिटेंसेस भी आते हैं फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड, कि इंडिया की जो पॉवर्टी प्रॉब्लम्स है, हंगर प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व कर पाए। तो एक और ये क्वेश्चन देता है फॉरेन रिजर्व को, एंड ऑलरेडी इंडिया के पास $600 बिलियन से ज्यादा है इन देयर रिजर्व्स। सो दिस इज व्हाट इंडिया इज, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज। तो आप सिर्फ ए टू बी को कंपेयर नहीं कर पाओगे। अब इंडिया को और स्पेसिफिकली थोड़ा समझते हैं। अच्छा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में बिलीव करते हो, एंड यू वांट कि गोयला आई वांट टू डू दिस स्टडी फॉर माय पोर्टफोलियो, कैसे करूं, मेरे पास टाइम का इशू है, नॉलेज का भी इशू है, इंटेंट का भी इशू आ जाता है। बेसिकली हाउ टू बिकम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कैसे मैं अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक कर पाऊं, कैसे बेकार स्टॉक्स हटा पाऊं विद टाइम, कैसे अच्छे स्टॉक्स ऐड कर पाऊं, कैसे नए सेक्टर्स को देख पाऊं। वेल, इसके लिए ना कोई टिप्स आपको हेल्प नहीं करेगी। जो आपको हेल्प करेगा वो है शुभ आरंभ, हमारा दिवाली 2025 कैंपेन, जहां पे वी मेक श्योर दैट यू बिकम योर ओन फंड मैनेजर। मैं आपको अपने ऐसे टूल्स दूंगा, मैं आपको अपना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा कि सारी रिसर्च, सारी स्टडी, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग, क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैकिंग आप खुद कर पाओगे। सब डेटा आपके पास होगा और डिसीजन मेकिंग इज गोइंग टू बी कंप्लीटली सिंपल फॉर यू, और हर चीज फैक्ट बेस्ड होगी। दिवाली कैंपेन है तो ऑफर और डिस्काउंट इतना भारी है कि आपको मजे आ जाएंगे। इफ यू वांट टू अटेंड दैट मास्टर क्लास, उसका लिंक नीचे है। शुभारंभ दिवाली 2025। लेट्स गो। अब समझते हैं कि एज ऑफ नाउ हमारी करेंसी क्यों गिर रही है। अब अगर ये वीडियो आप कभी बाद में देख रहे हो ना, हो सकता है रीजन चेंज हो जाए, इट डजंट मैटर, ये रीजंस तो चेंज होते रहेंगे। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द रियलिटी बिहाइंड देम, उनको आप समझो। अब कोई भी करेंसी ऊपर नीचे क्यों जाती है, कोई भी चीज की वैल्यू ऊपर नीचे क्यों जाती है सर? सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा दिमाग नहीं है। दैट इज डिमांड सप्लाई। व्हेन डिमांड इज हायर, सप्लाई इज लोअर, प्राइस ऊपर जाएगी, और जितना ये डिफरेंस बढ़ता है, डिमांड ऊपर सप्लाई और नीचे, और डिमांड और ऊपर सप्लाई और नीचे, उतनी ही प्राइस भी बढ़ती रहती है। चाहे वो रुपए की हो, डॉलर की हो, कमोडिटी की हो, शेयर प्राइस की हो, कुछ भी प्राइस हो, हर चीज अल्टीमेटली क्या है? डिमांड और सप्लाई। सिंपल। अब बात करते हैं एक एक रीजंस की। सबसे पहला जो रीजन आता है इज दैट इंडिया पे बहुत भारी मात्रा में टैरिफ्स लग गए हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फार्मास्यूटिकल में 100%, किचन कैबिनेट्स पे 50%, स्टील एंड एल्यूमिनियम पे 50%। अब इसका डिसएडवांटेज क्या? आप लॉजिकली सोचो। लॉजिकली बात यह है, अब यूएस में हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ यूएस कंज्यूमर्स कम खरीदेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स उनको दूसरी चीज सस्ती मिलेंगी, हमारी चीजें काफी महंगी हो गई हैं, बिकॉज ऑफ विच हमारी कंपनीज चीजें कम बेचेंगी, बिकॉज ऑफ विच हमारे पास डॉलर क्या आएगा? कम। तो अगर डिमांड सप्लाई ये है, डिमांड सप्लाई और कम हो गई डॉलर की, तो डॉलर की प्राइस कहाँ जाएगी? और ऊपर। तो सबसे पहला रीजन ये है। सेकेंड रीजन आता है FIIs। एज यू कैन सी 2021, 22, 23, 24, 25 सर FIIs भर भर के हमारी इकोनॉमी से स्टॉक्स बेच रहे हैं। अब आपको ये भी क्वेश्चन करते हो यार कि गोयला, हर रिपोर्ट IMF की बोलती है कि इंडिया इज द नेक्स्ट इकोनॉमी, सब बोल रहे हैं हमारे इतने हाई GDP फोरकास्ट है, तो ये FIIs बेवकूफ है क्या? क्यों बेचे जा रहे हैं? उनको समझ नहीं आता? आपका पॉइंट एकदम सही है। एंड द रियलिटी इज कि FIIs को पता है कि इंडिया में बहुत सारा अप्रिसिएशन है, बट तभी भी वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और पैसा बाहर निकाल के ले जा रहे हैं। वाई? बिकॉज हमारी करेंसी बहुत बुरी तरह डिप्लीट कर रही है। मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन समझाता हूं। अब सपोज आप ये मान के चलो 84 रुपीज इज इक्वल टू $1, ठीक है? अब इस हिसाब से एक FII इन्वेस्टर $1 मिलियन लेके आया, ठीक है? तो कितना हो गया? 8.4 करोड़ रुपीस उसका पोर्टफोलियो हो गया। अब उसने 8.4 करोड़ रुपीस डाल दिए स्टॉक मार्केट में,
लगा लो उसका 5% प्रॉफिट हो गया। अब 5% प्रॉफिट के बाद 8.4 करोड़ रुपीस हो जाता है कितना, 8.82 करोड़, राइट। अब यही आप देखोगे पैरेलली क्या हुआ, रुपी करके डेप्रिशिएट, रुपी की वैल्यू फ्रॉम 84 चली गई टू 88.79 पैसा। अब आप ये देखो कि जहां पे उसका स्टॉक्स में अप्रिसिएशन हुआ है, बट जब वो पैसे बाहर डॉलर में ले जाएगा वो अप्रिसिएशन पूरा खत्म हो चुका है, बिकॉज रुपी हैज डिप्रिशिएटेड। एंड दैट इज व्हाई स्टॉक मार्केट में जहां उसका पोर्टफोलियो इज अप बाय 5%, इन रियलिटी जब वो पैसे डॉलर में वापस घर ले जाएंगे उनका -0.7% का नुकसान है। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स फॉर FIIs, एंड दैट इज व्हाई FIIs आर सेलिंग लाइक क्रेजी। थर्ड, वीजा इशू है, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजास में $100,000 और डाल दिए। अब बिकॉज ऑफ विच इट इज गोइंग टू गेट मोर डिफिकल्ट फॉर आवर कंपनी जैसे TCS, इन्फोसिस, ये क्या करती थी, यूएस में कंपनी सेटअप की, यूएस में ऑफिस सेटअप किया, इंडियंस को ही बाहर H1B वीजा में भेज दिया, कम सैलरी में काम कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, राइट। अब ये पूरा बंद हो जाएगा, दे विल हैव टू पे $100,000 मोर। तो जो IT कंपनीज इतना अच्छा करी थी ना, इनकी भी अर्निंग्स अब ड्रास्टिकली कम होने वाली है, बिकॉज ऑफ विच हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो कम होगा, बिकॉज ऑफ विच अगेन सेम चीज होगी, डॉलर की सप्लाई और कम होगी तो प्राइस और ऊपर जा रही है। एंड फोर्थ पॉइंट आ जाता है गोल्ड। अब इंडिया में वी लव बाइंग गोल्ड, और ज्यादातर गोल्ड हमारे देश में इंपोर्टेड ही है, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि RBI ने निकाला था अपना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, राइट, SGBs, बट अब वो SGBs डिसकंटिन्यू कर दिए, बिकॉज गोल्ड इतने टाइम में पिछले 10 साल में इतना अप्रिशिएट कर गया है कि अब RBI के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक लॉस मेकिंग थिंग हुई है। तो एज ऑफ नाउ RBI उसको कंटिन्यू नहीं करे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को, एंड गोल्ड इंपोर्ट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड आप ये सोचो सर, गोल्ड ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया, डॉलर भी ऑल टाइम हाई है, तो कितना डॉलर हमारे देश से बाहर जा रहा है टू गेट दैट गोल्ड इन, जिसकी वजह से अगेन डॉलर की सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ती है, डॉलर इंक्रीजेस इन कंपैरिजन टू रुपी। एंड फिफ्थ पॉइंट आता है सर क्रूड ऑयल। ये भी हमारे गर्दन में, कबाब में जो हड्डी पसी है, दैट इज क्रूड ऑयल। इंडिया इज हेविली डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल। हमारा 80 to 85% ऑफ क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ जब क्रूड ऑयल पैसे ऊपर बढ़ती हैं, जब हमें इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ता है तो बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज चला जाता है, बिकॉज ऑफ विच अगेन डॉलर की सप्लाई कम हो जाती है। एंड दीज आर सम ऑफ द रीजंस बिकॉज ऑफ विच राइट नाउ रुपी और भी डिप्रिशिएट कर रहा है, डॉलर इन कंपैरिजन ऑफ रुपी अच्छा कर रहा है। अब आ जाता है पॉइंट कि इसमें सरकार कैसे हेल्प करती है टू मैनेज द करेंसी वैल्यू। अब इसमें दो चीज आती है। सबसे पहले आ जाएगी सर गवर्नमेंट। अब फॉर एनी गवर्नमेंट व्हाट इज द एंड ऑब्जेक्टिव? मैंने आपको बताया था डिमांड सप्लाई का पूरा गेम है। तो रुपी की वैल्यू ओवरऑल ऊपर कब जाएगी? जब रुपी की वर्ल्ड वाइड डिमांड ऊपर जाएगी। और रुपी की वर्ल्ड वाइड डिमांड ऊपर कब जाएगी? जब लोगों को इंडिया से कुछ चाहिए हो विच इज वेरी एक्सक्लूसिव टू इंडिया। हो सकता है टेक्नोलॉजी, हो सकता है हम इतने गुड्स मैन्युफैक्चर करने लग जाए, जैसे इंडिया को हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर हब भी बनेगा, इंडिया में AI का भी हब बनेगा इन द फ्यूचर, ड्रोन्स का भी हब बनेगा, बहुत हब्स बनने वाले इंडिया में ऑन द फ्यूचर। बट अब ऑब्जेक्टिव देख लो, ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया इतनी स्ट्रांग बन जाए दैट एवरीवन वांट्स रुपी, कि यार रुपी से तो काम होना ही है, इंडिया से तो काम होना ही है। द सेम थिंग हैज हैपेंड विद चाइना का युआन। युआन की पहले 20 साल पहले कोई ज्यादा वैल्यू नहीं थी सर, बट आज युआन की काफी स्ट्रांग वैल्यू है, बिकॉज सबका चाइना से कुछ ना कुछ ट्रेड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता ही रहता है। एंड दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट नीड्स टू डू, जो स्लो स्टडी प्रोसेस है। इमीडिएटली नहीं होगा कि रुपी करेंसी बहुत ऊपर बढ़ जाएगी, एंड वी आर इन द राइट डायरेक्शन। अब दूसरा आता है सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब RBI विल कंट्रोल द रुपी वैल्यू फॉर द शॉर्ट रन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगेन डिमांड सप्लाई गेम है, तो RBI क्या करेगा, वो डॉलर की डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कैसे? अब ये बोला गया था 22 सितंबर 2025 एंड 24 सितंबर 2025, इन दिन सर RBI ने भर भर के डॉलर्स बेचे। क्यों? रुपी नीचे क्रैश करता जा रहा था। अब रुपी को 88.79 रुपीस पर रोकने के लिए कि उससे ज्यादा और नीचे ना गिरे, RBI ने अपने फॉरेक्स रिजर्व्स के डॉलर्स बेचने लग गए। अब जब डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड सप्लाई के बीच में डिफरेंस कम हो गया, डॉलर की प्राइस क्या होती है? कम। आप समझे हाउ डज दैट वर्क? एंड ये उल्टे केस में भी काम करता है। इफ RBI वांट्स, द गवर्नमेंट डिसाइड्स कि भाई रुपी को ना डीरेगुलेट करो, हमें एक्सपोर्ट्स बहुत भारी मात्रा में बढ़ाने हैं, तो RBI क्या करेगा, वो डॉलर्स खरीदने लग जाएगा फ्रॉम द ओपन मार्केट, सो दैट डॉलर की सप्लाई और कम हो जाए तो प्राइस और ऊपर चली जाएगी कंपेयर टू रुपी। तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि करेंसी की ये प्राइस चेंजेस से किसको कितना फर्क पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ विल इट इफेक्ट अ सिटीजन। पहली चीज, when the currency value drops, जो सबसे डिजास्टर्स इफेक्ट होता है, that is inflation. Just imagine किसी सिटीजन ने
पैसा सेव कर रखा है और करेंसी की वैल्यू एकदम डिप कर गई है तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ विच वो सेविंग्स ही लोग खत्म हो जाती है। सिटीजन्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, जो एजुकेशन लोन्स हैं बाहर पढ़ने के लिए, दे बिकम वेरी कॉस्टली एंड स्पेसिफिकली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहां पे इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं है जितने होने चाहिए ऑफ दैट क्वालिटी। लोग बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, INR से भी लोन ले रहे हैं फॉर डॉलर्स और डॉलर की वैल्यू और बढ़ गई है। आप सोचिए ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए कि वो रूपी डिप्रिसिएशन का भी पैसा दे रहे हैं और जो लोन का इंटरेस्टेड है उसके लिए भी पैसा दे रहे हैं। फिर आ जाता है कि FIIs हमेशा बेचते हैं तो उस कंट्री के स्टॉक मार्केट्स नीचे आते हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स नीचे आती हैं, ओवरसीज एक्सपेंस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आप ट्रैवल करना चाहेंगे, टूरिज्म करना चाहेंगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली फॉर यू टू ट्रैवल आउटसाइड। एंड हाई कॉर्पोरेट डेट, अगर बाहर से कोई डेट ले रखा है, लोन ले रखा है, डॉलर्स में ले रखा है और आपकी INR वो रिड्यूस ही होती जा रही है, तो इट बिकम्स extremely difficult for companies to clear off such debts from the countries जिनकी करेंसी नीचे गिरती जाए। अब आ जाते हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जो एक्चुअली बेनिफिट करते हैं when the currency goes down। सबसे पहले है IT सेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया है, इंडिया का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और IT सेक्टर डॉलर्स में कमा रहा है। अब जस्ट मैंने डॉलर्स में कमा रहा है और रुपये की वैल्यू और गिर गई है तो वो अपनी बैलेंस शीट रुपीज में और इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स दिखाते हैं, विच इज जस्ट फैंटास्टिक। फिर सेकंड सेक्टर आता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ये अगेन बहुत बेनिफिट करता है बिकॉज इंडिया का मोर देन 50% जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं US में होते हैं फॉर जेनेरिक मेडिसिन की मॉलिक्यूल उन्होंने बना लिया है, हम उसको मास स्केल में प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर गारमेंट्स, देन टी, देन स्टील, ये सब चीजें एक्सपोर्ट होती हैं तो इंडिया का बेनिफिट मिलता है। बट अभी एज ऑफ नाउ बात करोगे बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ ना, ये बेनिफिट भी मिलना बड़ा कम हो गया बिकॉज टैरिफ्स हर सेक्शन में बढ़ा रखे हैं। और फिर आ जाते हैं उन सेक्टर्स में जो बहुत खराब परफॉर्म करते हैं व्हेन रूपी डेप्रिशिएट्स। सबसे पहले ऑयल एंड गैस सेक्टर, ऑफ कोर्स ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करना पड़ता है, उनको बहुत महंगा पड़ता है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी, अगेन डिपेंडेंट है हम इंपोर्ट्स में, टैरिफ्स बढ़ते हैं, बहुत इशू होती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, बाहर से क्या कहते हैं पार्ट्स आते हैं। FMG सेक्टर, बहुत सारे ऑयल्स बाहर से आते हैं जो जिनकी चीज़ें बनती हैं। फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एविएशन, टेलीकॉम सर्विसेज, सीमेंट सेक्टर, इन सबको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत डैमेज होता है व्हेन द रूपी डेप्रिशिएट्स। अब ये सारा पॉइंट कवर हो गया है। अब बात करते हैं सर ये कि इंडिया के लिए तो रूपी डेप्रिशिएट करना अच्छा है ना, तो प्रॉब्लम क्या है? अब सिर्फ इंडिया का एक बार लॉन्ग टर्म गोल देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी का गोल क्या है कि वी वांट टू रीच अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, जहां पे हमें एक्सपोर्ट्स भी ऐड करने एंड मेक इन इंडिया उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है, इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना है। एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है, इंपोर्ट्स रिड्यूस करना है। अब इसको थोड़ा डिटेल में और देखते हैं। अब मैं अगर एक्सपोर्ट्स की बात करूंगा तो बहुत गवर्नमेंट सपोर्ट आ रहा है, PLI स्कीम्स आ रही हैं, बहुत चीज़ आ रही हैं। अब एज यू कैन सी हियर ऑलरेडी बाय इन 2028 इट इज एक्सपेक्टेड कि हमारे एक्सपोर्ट्स $1 ट्रिलियन के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इट इज एक्सपेक्टेड बाय 2030 हमारे एक्सपोर्ट्स 25% और से बढ़ के सीधा $2.5 ट्रिलियन के हो जाएंगे। विद इन 5 to 8 years वी एक्सपेक्टिंग कि एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज बाय 3x। दीज आर ह्यूज फिगर्स। और जो भी आप इंडस्ट्री देखोगे जिसकी मैं बात करता हूँ उसमें गवर्नमेंट भी एक्सपोर्ट के लिए बहुत PLI स्कीम्स आ रही है, बहुत हेल्प करी है, कंपनीज भी एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं, विच इज अ स्ट्रॉन्ग थिंग। एंड रूपी डेप्रिशिएट करता है तो इस सेक्टर के लिए और अच्छी बात है, अज्यूमिंग टैरिफ्स ना। दूसरी जगह बात करते हैं इंपोर्ट्स की। अब इंडिया की इंपोर्ट्स की बहुत बड़ी इशू है और इस इशू में बेसिकली 3 चीज आती है। सबसे पहले इंपोर्ट्स में आ जाएगा आपका क्रूड ऑयल। टोटल इंपोर्ट्स का क्रूड ऑयल 20 से 25% है, मतलब 1/4 क्रूड ऑयल है। अब इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी, वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट टू कोल, वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस अवर डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल एज मच एज पॉसिबल। हम रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, राइट? तो दिस इज वन प्रॉब्लम जो लॉन्ग टर्म में सॉल्व हो रही है, हम उस रास्ते पे निकल गए। सेकेंड जो प्रॉब्लम आती है वो है गोल्ड की। इज दैट जो मैंने आपको बताया था कि गोल्ड खरीदते इंडियंस बाहर से, अब इसकी भी प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने निकाली थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से, वो नहीं चल रही है, बट बहुत PLI स्कीम्स आ रही हैं फॉर बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन गोल्ड। एंड थर्ड आता है इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर्स, ये भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने दोबारा बहुत PLI स्कीम्स निकाल रखी हैं बहुत टाइम से कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बेटर होगा, हमारा EVM सेक्टर बेटर होगा, सेमीकंडक्टर सेक्टर बेटर होगा, AI सेक्टर बेटर होगा। बाय द वे उन सब पे डिटेल वीडियोस हैं, आपको जरूर चेकआउट करनी चाहिए। अब लॉजिक आप सोचोगे रूपी डेप्रिशिएट कर रहा है तो दोनों के लिए बढ़ा है, एक्सपोर्ट के लिए तो होगा ही होगा ईजियर, एंड अगर इंपोर्ट की बात करेंगे तो हम इंटरनल चीजें यूज करेंगे, कंपनीज की चीजें यूज करेंगे, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे, तो हमारी मेक इन इंडिया जो कंपनीज है वो बेटर कर जाएंगी, तो सबके लिए बढ़िया है। बट यहाँ पे इशू बताऊं क्या आता है? लॉजिकली आप सही सोच रहे हो, बट ये बहुत थियोरेटिकल चीज है। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, डिमांड इज नॉट लीनियर कि ये हुआ तो यही हो जाएगा, ये हुआ तो ये हो जाएगा, चाहे वो जितना भी ऑन पेपर ऑब्वियस साउंड करे। इकोनॉमिक्स में एक रीजन की वजह से
थ्योरीज ज्यादा होती हैं और फैक्ट्स कम होते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली नोबडी कैन प्रिडिक्ट एनीथिंग इन लाइफ एंड स्पेसिफिकली इन इकोनॉमिक्स। अब मैं आपको उसकी रियलिटी टर्म बताता हूं। जो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई हमें चाहिए, हमें ऑयल, सेमीकंडक्टर, एनर्जी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बाहर से चाहिए। अगर हम नहीं ला पाएंगे ना, हम कभी आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। एंड इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उस लेवल पे है ही नहीं कि हम इंपोर्ट्स पूरे बंद कर दे तो इंडिया कैन कंप्लीटली सर्वाइव। अनफॉर्चुनेटली हम उस लेवल पे नहीं है और उस लेवल पे आने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इसको ना आपको एक और एंगल सोचना है, मतलब आप देखोगे हमेशा देयर आर टू थिंग्स, वॉल्यूम्स एंड वैल्यू। वॉल्यूम्स एंड वैल्यू। अब हाँ, दिस विल हैपन कि रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है तो अपना ट्रेड बैलेंस ना बेटर हो जाएगा, अपना ट्रेड डेफिसिट बेटर हो जाएगा, बिकॉज इंपोर्ट्स ऑब्वियसली कम कर जाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि हम भाई वॉल्यूम इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं बट हम वैल्यू भी कम कर रहे हैं, बिकॉज जब तक हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स नहीं आएंगे, वो एक्स्ट्रा ऑयल नहीं आएगा, वो एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी बाहर से नहीं आएगी, वो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट बाहर से नहीं आएगा, वो वैल्यू बाहर से नहीं आएगी, इंडिया में भी हम मेक इन इंडिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे, इंडिया में हम प्रॉपर गुड्स नहीं बना पाएंगे। और इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, हम एक्सपोर्ट भी बेकार सामान करेंगे फिर। क्यों? बिकॉज अगर इंडिया में एक्सपोर्ट में हम कब जीतेंगे, व्हेन वी हैव एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ टॉप नॉच क्वालिटी एट अ वेरी रीजनेबल प्राइसेस। अब प्रॉब्लम है कि इंडिया में वैल्यू इतनी कम आ रही है बिकॉज रुपी डेप्रिसिएशन, तो एक्सपोर्ट करने के लिए भी चीप गुड्स ही होंगे, कभी हाई एंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं होंगे, और हाई एंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा ज्यादा पैसा नहीं आएगा। जैसे मैं आपको सिंपल बताऊं, जितना आप वैल्यू चेन में आगे बढ़ते जाओगे ना, उतना ही ज्यादा पैसा कमाने वाले हो, और जितना वैल्यू चेन में पीछे उतना पैसा कम कमाओगे। जैसे मैंने टबैको इंडस्ट्री में वीडियो बनाई थी, आपको मतलब जनरली स्पीकिंग सब्सक्राइब टू चैनल में इतनी डिटेल वीडियोस बना रहा हूं ना, मतलब जस्ट बाय सीइंग दिस आपके एमबीए यहीं पे हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे। बस हफ्ते की 3 वीडियोस देखनी है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे। टबैको इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या इंडिया में, आपको पता है सबसे बड़ा इशू क्या है कि हम रॉ टबैको बाहर भेज रहे हैं। जब रॉ टबैको बाहर भेज रहे हैं, द वैल्यू वी आर गेटिंग इज एक्सट्रीमली लेस। बट वहीं पे दूसरी कंट्रीज में उन्होंने रॉ टबैको से प्रोसेस टबैको बाहर भेजने लग गए, उन कंट्रीज के मार्जिन बढ़ गए सर, उनको पैसे भर भर के मिल रहे हैं। आई थिंक मोरक्को था, ब्राजील था, एक कंट्री है दैट हैज बीन डूइंग दिस। इंडिया नीड्स टू गो अप इन द वैल्यू चेन, और वो तब हो पाएगा जब हम इंपोर्ट कर पाएंगे वैल्यू, और वो तब हो पाएगा जब रुपी कंट्रोल में है। और अगर रुपी गिरता ही रहेगा ऑल द टाइम, स्टॉक मार्केट से तो बहुत धज्जियां उड़ने वाली है, बिकॉज एफआई से पैसा तो आने नहीं वाला, जैसा मैंने बताया, इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। और यार एक ब्रॉडर चीज होती है कि एक कंट्री की रेपुटेशन होती है, एक इकोनॉमिक रेपुटेशन होती है कि भाई यहाँ बिजनेस करना सेफ है नहीं है, ये कंट्री स्टेबल है नहीं है। अगर कंट्री की करेंसी ही टूटती जाएगी तो स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, उस कंट्री की रेपुटेशन पे फर्क आता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि करेंसी हमारी कंट्रोल में रहे। कम ज्यादा वो होता रहेगा, एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमी में डिफरेंट करेंसी लेवल्स के प्राइसेस विल सपोर्ट अस, विल हेल्प अस, बट इट नीड्स टू बी स्टेबल। अगर इतने झटके में इजीली शॉर्ट टर्म में गिरी जा रहा है, इट शोज अ वेरी नेगेटिव साइन। तो स्टेबली ऊपर जाए, स्टेबली नीचे आए, That is what we want. अब अगर मैं फ्यूचर की बात करूंगा, so this is what people are predicting. ये मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं रॉयटर्स की, बुक माई फॉरेक्स की, मतलब 2-3 रिपोर्ट्स जो मुझे मिला है। एनालिस्ट आर प्रेडिक्टिंग दैट शॉर्ट टर्म में रुपी वॉलेटाइल रहेगा एंड 88.5 to 89.5 पर फॉर $1 गिर सकता है। फिर इन 1 to 3 मंथ्स में रुपी स्टेबल हो जाएगा, जो 88 to 90 के बीच में रहेगा। फिर 6 to 9 मंथ्स के बीच में या तो रुपी अगर बहुत अच्छा गया तो 83 पे चला जाएगा, जो अप्रिशिएट करेगा, वरना 90-97 पे भी गिर सकता है अगर इंडिया की कॉर्पोरेट अर्निंग्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई। एंड 1 to 3 ईयर्स में तो एक्सपेक्टिंग किया रुपी कैन, मतलब तो बहुत लंबा रेंज, आई थिंक रुपी कैन गो एनीवेयर 100+। मतलब आई फील कि अगर मैं अपना एस्टिमेट आपको बताऊँ तो आई फील व्हेन आफ्टर 20 years rupee would be around 150 per dollar or something like this. तो क्या डॉलर पे पैसे डालना क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट है? आई लीव इट अप टू यू। यहां तक वीडियो देखा है, कमेंट बॉक्स में हार्ट देना, मैं भी देखूं कितने लोग देखते हैं, एंड टबैको इंडस्ट्री वीडियो जरूर देखना। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.